हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज का जो वीडियो है, ये वीडियो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का जो चैप्टर आप पढ़ते हैं, यूनिट नंबर 3 उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हम इसमें डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पेपर के लिए। आपने अच्छे से इस वीडियो को पूरा देखना है। न्यूमेरिकल्स प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं, सीबीएसई ने जो पहले क्वेश्चन पूछे हैं, उन्हीं को हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन में क्या पूछा है। अ पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज है उसका -q, मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से v से सर्कल के अंदर जिसकी रेडियस है r। तो देखो यहाँ पे एक चीज आपने बिल्कुल क्लियर समझ लेनी है। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, इस तरह से ये सर्कल का सेंटर है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, पार्टिकल का मास m है और चार्ज है उसके ऊपर -q। जब भी कोई पार्टिकल सर्कल में चक्कर लगाता है, गोल गोल चक्कर लगाता है, तो उसको चाहिए होता है कौन सा फोर्स, आप सभी को पता होगा। उसको चाहिए होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। जी हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब कि एक ऐसा फोर्स जो उसको सर्कल में बांध के रखे, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है सेंटर की तरफ। तो अगर अकेला चार्ज ऐसे चक्कर नहीं लगा सकता, कोई ना कोई चीज होगी जो उसको बांध के रख रही है, कहीं ना कहीं से तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है। आगे पढ़ते हैं। रेडियस r है, ये रेडियस r है, विद अनदर चार्ज प्लस क्यू एट सेंटर। सेंटर पे एक चार्ज है प्लस क्यू, जो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, वो प्रोवाइड कौन करेगा, अब ये पॉजिटिव चार्ज करेगा। एट द सेंटर ऑफ सर्कल द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू इसने पूछी है, तो आर हम फाइंड कर लेते हैं। देखो सिंपल सा फॉर्मूला है। इसको, इस पार्टिकल को गोल गोल चक्कर लगाने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वो फोर्स कहां से मिलेगा, वो इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उससे मिलेगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको इलेक्ट्रिक फोर्स के बस बराबर रख देता हूं। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आप सभी को 11वीं क्लास में पढ़ के आए हैं, mv² होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स आपको पता ही है। देखो यहाँ पे क्या लगा, दोनों पार्टिकल आपको दिखाई दे रही है, क्या लिखूंगा मैं, k Q1 Q2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो क्यू स्क्वायर लिख दूंगा, और दोनों के बीच का सेपरेशन है r, तो यहाँ पे लिख दूंगा r का स्क्वायर। इस r से एक पावर कैंसिल हो रही है, r के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहां से लिख देते हैं r क्या आएगा, r इक्वल टू k को आपको पता है, k होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर फ्री स्पेस है तो। साथ में क्या आएगा, यहां पे आएगा क्यू स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आएगा, एम वी स्क्वायर। ओके, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई दे रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम, और क्यू बाई वी पूरे का स्क्वायर कर दिया, एक ही बात है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई ने 2023 में, ये क्वेश्चन पूछा था। ओके, चलिए 1 मिनट रुकेंगे। हाँ जी, ठीक है, आपको विजिबल है अच्छे से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है देखिए। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है भाई, हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमने रख दिया। देखो सिर्फ यहाँ पे बोला है लॉन्ग स्ट्रेट वायर, कोई इसकी लेंथ वगैरह नहीं दे रखी। तो याद रखोगे, अगर आपको कोई लेंथ ना दे और सिंपली आपको बोल दे ऐसे लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो वहां पर आप इनफाइनाइट वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी है, करंट कितना है इसके अंदर, 15 एम्पियर, 15 एम्पियर करंट है। डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ। मान लीजिए ये डायरेक्शन है, और इधर मान लेते हैं नॉर्थ, इधर मान लेते हैं साउथ। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर रिस्पेक्टिवली आर। तो देखो सबसे पहले आप देख लो, इधर नॉर्थ, तो इधर क्या होगा, देखो इधर अगर नॉर्थ है तो इधर हम बोलेंगे ये होगा इधर ईस्ट, और इधर होगा वेस्ट। तो एक पॉइंट है 2.5 मीटर ईस्ट में, यहां पर मान लीजिए मैंने कोई पॉइंट ले लिया, पॉइंट पी, ये दूरी कितनी है, 2.5 मीटर है। तो पूछा क्या, इसने मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पूछी है। तो बेटा आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, B इक्वल टू, देखो आपने थ्योरी के अंदर पढ़ा होगा, जब एक वायर है और वायर की लेंथ जब क्या होती है, वो तो इनफाइनाइट लेंथ की वायर है, तो वहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 2I डिवाइडेड बाई, और ये दूरी जिसको हम R से या A से जैसे मर्जी लिखो, तो मैंने लिख दिया इसको R से। ठीक है, बस अब आप वैल्यूज पुट करेंगे,
म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू आपको पता है 10 की पावर माइनस का 7 होती है। करंट कितना है 15 है, उसको 2 से गुणा करोगे तो 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। दूरी कितनी है आप देख सकते हो 2.5 मीटर है, 2.5 मीटर है, ठीक है ना, इस तरह से। बस अब हम इसको सोल्व करेंगे। देखो यहां से डेसिमल हटाऊंगा तो इस डेसिमल को हटा के ऊपर कितना है, एक जीरो और चला जाएगा, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, कितने में जाएगा देखो, इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने में जाएगा, 1 पे जाएगा, फिर 5 बचेगा, फिर ये 2 पे जाएगा, है ना, इस तरह से। ओके, तो ये 12 हो गया, तो आपका आंसर क्या आएगा 12 इंटू, लेकिन आपका आंसर देखो 12 कहीं दिखाई नहीं दे रहा, 1.2 है, तो मैं क्या करूंगा इसको 12 के बजाय इधर लिखूंगा मैं 1, एक बार लिख देते हैं 12 इंटू, और 10 की पावर कितना है माइनस का 7 है, लेकिन आपको यहाँ पे 1.2 दिखाई दे रहा होगा, तो अगर मैं 1.2 करूंगा, यानी कि इस नंबर को अगर मैं छोटा कर रहा हूँ, 12 को कहाँ पे ले आया मैं 1.2 पे ले आया, तो यहाँ पे संख्या बढ़ानी पड़ती है, 10 की पावर माइनस 7 है, तो बढ़ा के कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 6 हो जाएगा भाई। और देखो मैग्नेटिक फील्ड है तो डायरेक्शन यूनिट क्या बनेगी उसकी, यूनिट बनेगी उसकी टेस्ला, और डायरेक्शन किधर होगी आप ये देखिए, ऐसे नॉर्थ से साउथ में करंट जा रहा है, डायरेक्शन बताने के लिए आपको पता है कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, अप्लाई राइट हैंड थंब रूल, इस तरह से राइट हैंड थंब रूल। आप वायर को अपने राइट हैंड में होल्ड करेंगे, आपका जो थंब है वो करंट की दिशा में रहेगा, तो फिंगर्स क्या बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे। तो आप देखिए अगर पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट पी है, तो यहाँ पे ये फिंगर्स बाहर की तरफ आ रही है, अगर पॉइंट यहाँ पे होता तो तब क्या होता है देखो, तब ये फिंगर ऐसे एंटर कर रही होती। अगर आपका पॉइंट यहाँ पे होता, मान लीजिए मैंने कोई पॉइंट बोल दिया के, तो के पॉइंट पे तो फील्ड क्या है अंदर की तरफ है, यानी कि यहाँ पे क्रॉस साइन लगा देता हूं, और पी पॉइंट पे फील्ड किधर होगा, बाहर की तरफ होगा, यहाँ पे मैं डॉट से इसको लिख देता हूं। तो आप आंसर क्या बनेगा देखो 1.2 10 की पावर माइनस का 6 माइक्रो होता है भाई, तो 1.2 माइक्रो टेस्ला, आंसर तो आपका यही आएगा 1.2 माइक्रो टेस्ला। डायरेक्शन बोलिए, एक में लिखा अपवर्ड, एक में लिखा डाउनवर्ड, आपको पता है आपका आंसर क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से आप अप्लाई करोगे। ओके, इन दिस वे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें देखो क्या कह रहा है ये, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v along the axis of current carrying long solenoid, which of the following statement is true। अच्छा, इसके सारे ऑप्शन देखो यहाँ पे नहीं आए हैं, वो जब इसको पिक ली थी मैंने यहाँ से, तो वो इसमें पूरे नहीं आए हैं, ठीक है, आप देख लीजिए, बस आप एक बार क्वेश्चन स्टेटमेंट देखिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। एक इलेक्ट्रॉन है उसको प्रोजेक्ट किया गया है v वेलोसिटी से किधर, along the axis of current carrying long solenoid। तो बेटा आप सभी को पता है सोलेनोइड कैसा होता है, एक वायर लोगे और वायर को ऐसे स्प्रिंग की तरह ऐसे मोड़ दोगे, हेलिकल वे में उसको बना दोगे, उसको हम बोलते हैं सोलेनोइड। सोलेनोइड में ऐसे करंट फ्लो करता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड सेट हो जाता है। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना सोलेनोइड के अंदर, विजिबल होगा, देखिए सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है, कैसे बनती है, हम कुछ ऐसे बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बनाते हैं सोलेनोइड के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल जब उसकी एक्सिस के पास आप देखोगे तो बिल्कुल आपको पैरेलल लाइंस दिखेंगी सोलेनोइड की, जो देखो एक्सिस यानी कि बिल्कुल सेंटर वाली लाइन। ओके, एक मिनट रुकिए, एक्सिस का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल सेंटर वाली लाइन। हाँ ये देखो, जैसे मान लीजिए ये एक्सिस है, ये एक्सिस है ना, बिल्कुल सेंटर वाली, तो एक्सिस के पास लाइंस आपको दिख रही है बिल्कुल पैरेलल है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा सोलेनोइड के अंदर इस तरह से, तो उसके ऊपर पहले आप देखो पूछा क्या इसने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी सर्कुलर हो जाएगा पाथ उसका, या किसी और ऑप्शन में बोलेगा कि पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा, किसी और ऑप्शन में बोलेगा कि पार्टिकल का जो पाथ है वो हेलिकल होगा, कुछ भी होगा। लेकिन आप पहले यहां से एक चीज देख लीजिए, क्या पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स लगेगा, अगर पार्टिकल पे फोर्स लगेगा तब तो हम मान सकते हैं कि शायद कुछ भी सर्कुलर भी हो जाए, हेलिकल हो जाए, पार्टिकल एक्सेलरेट भी कर सकता है। बट अगर पार्टिकल के ऊपर फोर्स ही ना लगे तो कुछ भी नहीं होगा ना, पार्टिकल जैसे एंटर करे वैसे बाहर निकल जाएगा इसमें से। तो सबसे पहले आप फोर्स फाइंड कर लीजिए, पार्टिकल के ऊपर फोर्स कितना होगा। देखिए पार्टिकल के ऊपर फोर्स कैसे फाइंड करते हैं, आपको पता है फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ओके, इसको सिंप्लीफाई करके क्या आता है हमारे पास, क्यू वी बी साइन थीटा एन कैप। तो बेटा ये ध्यान दीजिए, साइन थीटा आपको दिखाई दे रहा होगा, थीटा यहाँ पे एंगल है किसके बीच में, वी और बी के बीच का एंगल आपको दिखाई दे रहा है। तो जब पार्टिकल इसमें एंटर करेगा और एक्सिस के अलोंग आगे चलेगा, तो ये जो थीटा होगा या तो 0 होगा या 180 होगा, तो और दोनों ही सिचुएशन में साइन की वैल्यू 0 होती है।
साइन 0 0 और साइन 180 भी कितना होता है, 0 होता है। तो अल्टीमेटली मैं क्या कह रहा हूं आपको कि फोर्स पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, इसलिए इसमें एक ऑप्शन आएगा जिसमें हम बोलेंगे कि पार्टिकल बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी समस्या के स्ट्रेट चला जाएगा, सीधा निकल जाएगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सीबीएसई ने 2021 में पूछा था। आगे चलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 है। अच्छा 11 तो ये तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिए, जो भी क्वेश्चन नंबर बन रहा है ये। ठीक है, आप स्टेटमेंट देखिए एक बार। इफ द स्पीड v ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड b, ओके, क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ स्पीड, एक मिनट में कलर चेंज कर लेते हैं इसका। इफ स्पीड v ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड b इज परपेंडिकुलर, देखो v जो है परपेंडिकुलर है b के, उसको हाफ अगर कर दोगे तो रेडियस पे क्या इफेक्ट होगा। देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछा आपसे। क्या कर रहा है, एक चार्ज पार्टिकल है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, अगर हम उसकी स्पीड को आधा कर देंगे तो जो पाथ वो कवर कर रहा है उसकी रेडियस पे क्या इफेक्ट होगा। देखो बेटा एक चीज आप हमेशा याद रखोगे, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल फील्ड में एंटर करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, है ना, देखो नॉर्मली एंटर करेगा तो क्या होता है आपको पता होगा। मान लीजिए यहाँ पे एक पार्टिकल है ना, इसके ऊपर चार्ज है क्यू, जैसे ये v वेलोसिटी से फील्ड में क्या करेगा, एंटर करेगा, तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो इसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, जिसकी वजह से पार्टिकल क्या करेगा, इसके अंदर ऐसे ऐसे गोल गोल चक्कर लगाना स्टार्ट करेगा, मोमेंटम की वजह से धीरे धीरे आगे भी चलता रहेगा। इस तरह का कुछ उसका ट्रेजेक्ट्री होती है। तो जब वो फील्ड के अंदर एंटर करे तो वो गोल गोल चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है, तो इस तरह से मान लीजिए एक सर्कल बनाया, सर्कल बनाया तो सर्कल की कोई रेडियस भी होगी, उसको मैंने बोल दिया आर बोल दिया। और अभी मैंने आपको बताया था जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है तो उसको कौन सा फोर्स चाहिए होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स पार्टिकल को कौन प्रोवाइड करेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड में है तो मैग्नेटिक फोर्स ही प्रोवाइड करेगा, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, क्यू वी बी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने सिर्फ क्यू वी बी लिखा, क्यू वी बी साइन थीटा भी होता है, वो क्यों नहीं लिखा। तो इसने बिल्कुल क्लियर हमको बोल दिया कि v में और b में एंगल 90 डिग्री है और साइन 90 होता है 1। तो यहां से देख लीजिए, अब आप v से तो एक पावर कैंसिल हो गई, तो यहां से रेडियस का फॉर्मूला क्या बन रहा है मेरे पास, r इज इक्वल टू एम वी बाई नीचे क्या आएगा, क्यू बी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर उसकी स्पीड को आधा कर दिया जाता है तो रेडियस पे क्या इफेक्ट होगा। देखो ये स्पीड यहाँ पे आपको दिख रही होगी, अगर स्पीड को हाफ करोगे तो रेडियस भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ऑप्शन देख लीजिए, बिकम हाफ। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में। ओके, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा, देखो इन अ सर्टेन रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी कि देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई ने 2021 में पूछा था, और इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन पे चलने से पहले थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं, कुछ पॉइंट है हमारे, उनको एक बार हम डिस्कस करेंगे। देखिए मान लीजिए इस तरह से हमारे पास दो जो है मेटल की मैंने प्लेट्स ली है। मेटल की जो प्लेट मैंने ली है तो मैं क्या करता हूं, देखो मान लीजिए इस वाली प्लेट के ऊपर पोटेंशियल है पॉजिटिव पोटेंशियल और इस वाली प्लेट पे है नेगेटिव पोटेंशियल। तो बेटा फील्ड कैसे होगा, फील्ड इस रीजन में कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। ओके, इस तरह से होगा। अब अगर एक पार्टिकल है यहाँ पे जिसके ऊपर चार्ज Q है, और ये अगर इसमें एंटर कर जाए विद वेलोसिटी v तो क्या होगा, ये अगर इसमें एंटर कर जाए तो क्या होगा, क्या ये सीधा जाएगा या इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये स्ट्रेट जाएगा या इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ऐसे जाना चाहिए या कुछ और डायरेक्शन होगी। अब देखो आपको पता है चार्ज पार्टिकल जो फील्ड में एंटर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स का हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू क्यू इंटू ई। और फोर्स की डायरेक्शन और फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। कब, जब चार्ज पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो पार्टिकल है ये फील्ड की डायरेक्शन में धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि देखो पार्टिकल एंटर करेगा फील्ड ऊपर जा रहा है एकदम से सीधा ऊपर चला जाएगा, इसके पास कुछ मोमेंटम भी है, वेलोसिटी से एंटर कर रहा है तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ मुड़ेगा और कुछ पार्टिकल कुछ इस तरह से उसकी जो है ट्रेजेक्टरी देखने को मिलेगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, एक रीजन लेता हूं यहाँ पे इस तरह से, इस रीजन में क्या है, मान लेते हैं, देखो इस वाली प्लेट पे मैंने मान लिया नेगेटिव पोटेंशियल है, इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव पोटेंशियल है। ठीक है,
आपकी मर्जी है, नीचे पॉजिटिव भी ले सकते हो, ऊपर नेगेटिव भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नई चीज क्या है कि इस रीजन में ना मैग्नेटिक फील्ड भी जो है एग्जिस्ट कर रहा है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नीचे की तरफ होगा, ओके, पॉजिटिव से नेगेटिव। और मैं क्या कर रहा हूं, इस रीजन में जो है मैग्नेटिक फील्ड भी है। मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे है, ये क्रॉस का मतलब आपको पता होगा, क्रॉस का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है और इनवर्ड उसकी डायरेक्शन है, ठीक है। अब देखिए अगर एक पार्टिकल, यहां पे एक पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज है क्यू, अगर ये एंटर करता है इस फील्ड में, अगर ये एंटर करता है इस फील्ड में, तो क्या ये सीधा जाएगा या ये ऊपर की तरफ जाएगा या ये नीचे की तरफ जाएगा, ये मेरा क्वेश्चन है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए, पॉजिटिव चार्ज है, अभी मैंने आपको बताया था कि फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, तो मतलब कि इसको जाना चाहिए कुछ ऐसे जाना चाहिए। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स भी है, और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है आपको पता है, कैसे अप्लाई करोगे, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके देख लो। देखो पार्टिकल की शुरुआत में वेलोसिटी किधर है, इस डायरेक्शन में, v वेलोसिटी से जा रहा है, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल इस तरह से हम अप्लाई करते हैं। याद करने का तरीका आपको पता होगा, फादर मदर चाइल्ड, थंब बताएगा फोर्स को, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। सबसे पहला स्टेप, जब भी आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हो, पहला स्टेप क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पकड़ लीजिए। सबसे पहले आप देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ओके, अंदर की तरफ है। ये फिंगर करंट बताती है, जिधर पॉजिटिव चार्ज जाता है करंट भी उधर ही होता है, तो करंट की डायरेक्शन मान लीजिए इधर है, तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे लग रहा है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक जो फील्ड स्ट्रेंथ है और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, उसको हम इस तरह से बैलेंस कर दें कि जितना इलेक्ट्रिक फोर्स है उतना ही मैग्नेटिक फोर्स हो, तो तब ये पार्टिकल ना तो नीचे जाएगा ना ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, बल्कि ये बीच का रास्ता चुनेगा, यानी कि बिना किसी डेविएशन के सीधा निकल जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, जितना इलेक्ट्रिक फोर्स होगा अगर उतना ही मैग्नेटिक फोर्स भी हो जाए, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो जाए, डायरेक्शन में बराबर नहीं है, दोनों का अगर मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, तो पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा और पार्टिकल बिना डेविएशन सीधा निकल जाएगा। इस तरह का जो सर्किट होता है, सॉरी, इस तरह का जो सर्किट बोल सकते हो आप उसको, जो सर्किट होता है उसको हम फिल्टर सर्किट भी बोलते हैं। ये आप न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं, मास स्पेक्ट्रोग्राफ्स के अंदर, वहां पर हम इस तरह का अरेंजमेंट जो है पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। फिल्टर सर्किट वगैरह, मास स्पेक्ट्रोग्राफ वगैरह वो आपके प्लस टू क्लास में नहीं आते, वो हायर एजुकेशन में, हायर क्लास में आप पढ़ोगे, उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखिए इन अ सर्टेन रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जैसा कि हमने वहां पे बनाया था वैसा ही है। एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है इस रीजन में परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ बोथ, बिल्कुल ठीक है, दोनों के परपेंडिकुलर उसकी डायरेक्शन है स्पीड की, वेलोसिटी की, एंड मूव्स अनडिफ्लेक्टेड, बिना किसी डेविएशन के, जैसा हमने यहाँ पे देखा बिल्कुल सीधा चला गया बिना किसी डेविएशन के। तो कह रहा है कि द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी, बस क्वेश्चन देखो आपका यहां से हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या करो, मैग्नेटिक फोर्स के बराबर पुट करो। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू ई, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी बी। थीटा तो 90 है, क्या कह रहा है, वी चाहिए, क्यू से आपका क्यू कैंसिल हुआ, वी क्या होगा, वी हम लिखेंगे ई बाय बी, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरह से, ओके। क्योंकि देखो, क्योंकि डायरेक्शन तो अलग अलग है ना, ऐसे बराबर नहीं है, तो मोड लगा दिया मैंने, वेक्टर बना दिया और मोड लगा दिया, तो यानी कि मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। ऑप्शन देख लीजिए आपको कौन सा दिख रहा है इसमें, ई बाय बी, ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट चार्ज है, ठीक है भाई, ये टेस्ट चार्ज है, मूव कर रहा है इस वेलोसिटी, ठीक है, फील्ड की वैल्यू इतनी है, फोर्स पूछ लिया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा 2021 में, फॉर्मूला लगाओगे F इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ये फॉर्मूला लगाना भाई। क्यू की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, टेस्ट चार्ज वैल्यू दे रखी है, मूविंग विद वेलोसिटी दिस इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। अच्छा ठीक है, तो लिख लो, देखो क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है, 1.6 इंटू
10 की पावर माइनस का 19 दे रखी है। ओके, इसको हमने लिख दिया। v क्रॉस b करना है, आपको दिखाई दे रहा है v, आपको दिखाई दे रहा है b, आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे v क्रॉस b। तो एक बार लिख देते हैं यहाँ पे v कितना है, देखो v इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3k कैप मीटर पर सेकेंड। ओके, ये v दे रखा आपको, वेलोसिटी दे रखी है, और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है, स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है, 3k कैप प्लस 4i कैप टेस्ला। बिल्कुल ठीक है। आपको क्या चाहिए, v क्रॉस b, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं v क्रॉस b करके अलग से, v क्रॉस b। देखो दो वेक्टर का यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो बेटा क्रॉस प्रोडक्ट करने के अलग अलग तरीके हैं, आप डायरेक्ट इधर से भी कर सकते हैं, टर्म बाय टर्म एक एक टर्म को उठाओगे और क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, या फिर आप मैट्रिक्स मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। मैट्रिक्स मेथड अगर 3 डायमेंशन दे रखे हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, देन आपको मैट्रिक्स मेथड लगाना है, ये आपके लिए ठीक होगा, क्योंकि इसमें गलती के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। ठीक है, देखिए v क्रॉस भी करते हैं। पहले ये टर्म उठाओ, इस टर्म का क्रॉस इसके साथ करोगे, तो 4 इंटू 3 हो गया, 4 3 12, आई कैप क्रॉस के कैप विल बी माइनस जे कैप। आगे चलेंगे, इसका क्रॉस इसके साथ करोगे, देखो आई कैप के साथ क्रॉस 0 हो जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन। के कैप का के कैप के साथ भी 0 हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में। के कैप का आई कैप के साथ देखो बीच में लगाओ प्लस 3 इंटू 4 12, के कैप क्रॉस आई कैप, तो ये आएगा आपका जे कैप। ठीक है, तो यहां से आप देख रहे हो 12, ये हो गया आपका माइनस का 12 जे कैप, और ये हो गया आपका प्लस का 12 जे कैप। तो आपका आंसर कितना आ रहा है भाई, आपका आंसर यहाँ से 0 आ रहा है। तो ये ब्रैकेट वाली टर्म अगर 0 आ गई तो टोटल फोर्स कितना हो गया आपका, फोर्स आपका कितना हो गया, 0। तो ये जो ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से आपने इसको करना था। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, सीबीएसई ने पूछा था 2021 में। क्वेश्चन क्या है, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बी नोट एट इट्स सेंटर। एक सर्कुलर कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल है, इसके सेंटर पे, ये सेंटर है मान लीजिए ओ, इसके सेंटर पे फील्ड कितना है, ये करिए बी नोट है। तो ऑब्वियसली देखो, अगर हम मान लेते इसमें भाई करंट कितना चल रहा है, इसमें आई चल रहा है, और इसके रेडियस हम मान लेते हैं, इसमें कुछ दे रखा है, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बी नोट सेंटर, द कॉइल इज रिवॉल्व। ठीक, चलो उसने कुछ नहीं दे रखा, हम अपनी तरफ से मान लेते हैं रेडियस इसकी आर है। तो सेंटर पे जो फील्ड होगा, हमको पता है, हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं थ्योरी के अंदर, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, म्यू नोट आई डिवाइडेड बाय इधर 2 और आर, ये फॉर्मूला आता है। फिर कह रहा है इसी कोयल को, देखो एक तार ली, उस तार को लपेट के एक कोयल बना दे, ठीक है। फिर उसी तार को दोबारा से खोला और उसको एक छोटा एक लूप बना दिया, लेकिन उसमें 3 लपेटे आ गए। कह रहा है ना, देखो द कोयल इज रीवाउंड सो एज टू हैव 3 टर्न्स एंड द सेम करंट इज पास। तो इसको हम क्या करेंगे, एक छोटा सर्कल बनाएंगे, लेकिन इसमें 3 चक्कर आ गए, इसके 2 ऐसे 3 आ गए, ये उसका सेंटर है। तो रेडियस बदलेगी ना, नई रेडियस मान लीजिए मैंने बोल दी आर डैश, नई रेडियस क्या आ गई, आर डैश, लेकिन कह रहा है कि करंट वही फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। तो कह रहा है अब जो है सेंटर पे फील्ड कितना होगा। अब सेंटर पे फील्ड कैसे निकालोगे, देखो बेटा सेंटर पे फील्ड निकालेंगे, मान लीजिए सेंटर पे फील्ड होगा अब बी, लेकिन फॉर्मूला वही रहेगा ना, म्यू नोट, करंट भी वही है, आई बाय 2, लेकिन यहाँ पे आर लिखा था, यहाँ पे मैं लिख दूंगा आर डैश लिख दूंगा। अब अगर आपको आर डैश पता लग गया तो आपका क्वेश्चन हो गया। आर डैश कैसे फाइंड करेंगे, इधर देखिए, अब देखो ये सर्कल था, इसके सर्कल की टोटल लेंथ, वायर की टोटल लेंथ कितनी थी, 2 पाई आर सर्कमफेरेंस के बराबर। यहाँ पे रेडियस अगर आर डैश है तो टोटल वायर की लेंथ कितनी होगी, 2 पाई आर डैश, लेकिन ये तो एक टर्न की है, एक लपेटे की है, नंबर ऑफ टर्न्स 3 है, तो 3 से गुना भी करोगे और दोनों बराबर होंगे, क्योंकि वायर तो सेम ही थी ना। तो यहां से आप अगर आर डैश निकालोगे तो यहां से आर डैश की वैल्यू क्या आ रही है, 2 पाई से, देखो 2 पाई कैंसिल हो रहा है, आर डैश की वैल्यू आएगी आर बाय 3, पुट कर दो यहाँ पे आर डैश की जगह, तो ये बनेगा आपका म्यू नोट आई डिवाइडेड बाय, इधर आएगा 2, आर डैश की जगह क्या आएगा, आर बाय 3, आर और 3 चला जाएगा ऊपर। तो देखो बेटा ये जो है ना म्यू नोट आई बाय 2 आर, म्यू नोट आई बाय 2 आर, ये तो बी नोट मान लिया मैंने, तो बी मेरे पास क्या आएगा, 3 बी नोट, आंसर देख लीजिए 3 बी नोट, ये रहा ए आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ चार्ज E each move in the same circular path of radius r। एक सर्कुलर पाथ है, सेंटर रहा, रेडियस r है, 2 इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है, चार्ज ई मान रखा है उसका और रेडियस क्या है आर है, इसमें चक्कर लगा रहे हैं। स्पीड दे रखी है वी, स्पीड कितनी है वी है। द मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इज, मैग्नेटिक मूवमेंट एम के बारे में पूछा भाई। एम का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, करंट इनटू एरिया। तो बेटा करंट क्या होता है, 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ गया है, चार्ज बाय चार्ज पर यूनिट टाइम। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, देखो 2 है ना, 2, तो टोटल चार्ज हो जाएगा 2E और नीचे लिख दिया टाइम T और एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, सर्कल है तो एरिया पाई आर स्क्वायर। बस आप टी की वैल्यू निकाल लीजिए। टी कैसे निकालोगे, टी आप सभी को पता है, देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, एक पूरा सर्कल सरकमफेरेंस के बराबर, डिस्टेंस है 2 पाई आर और स्पीड दे रखी है v, रिप्लेस करो जल्दी से। m इक्वल टू 2e बाय टी की जगह 2 पाई आर और v चला जाएगा ऊपर और ऊपर पहले से पाई आर स्क्वायर अवेलेबल है। पाई से पाई कैंसिल हुआ, आर से एक पावर कैंसिल हुई, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो क्या बच गया ई वी आर है ना। क्या बच गया यहाँ पे देखो ई वी आर, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में सीबीएसई के द्वारा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2023 के अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, अल्फा पार्टिकल है। देखो एक तो बहुत बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि अल्फा पार्टिकल में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटा अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम, हीलियम का एटम होता है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, अल्फा पार्टिकल बन गया है ना। तो चार्ज कितना होता है इसके ऊपर, +2e और इसका मास कितना होता है, 4 प्रोटॉन के मास के बराबर मान लो बस सिंपली, है ना। देखिए अल्फा पार्टिकल है, प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v दे रखी है, रीजन दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है आपको, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन द रीजन। ओके, लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो आगे क्या लिखा है, चार्ज टू मास रेशो दे रखी है अल्फा पार्टिकल की, अल्फा पार्टिकल की चार्ज टू मास रेशो दे रखी है। ध्यान से देखिए, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, सीबीएसई ने 2023 में पूछा था। देखिए v दे रखी है, जो चीज दे रखी है लिख लेते हैं। v दे रखी है 3 इंटू 10 की पावर 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड। b की वैल्यू दे रखी है 0.4 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप और ये टेस्ला। ओके, और चार्ज टू मास रेशो Q बाय M, देखा ना, चार्ज टू मास रेशो, और चार्ज टू मास रेशो जो होती है उसको हम कई बार स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हैं। Q बाय M की वैल्यू क्या दे रखी है हमको, ये लिखी हुई है 4.8 इंटू 10 की पावर 7 कूलम पर किलोग्राम। तो बेटा पूछा क्या, देखो एक्सेलरेशन पूछ लिया, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हो, न्यूटन का सेकंड लॉ सभी पढ़ के आए भाई, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, F इक्वल टू एम ए। तो बेटा यहां से A क्या आएगा, F बाय M, और फोर्स, ये कौन सा फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स है ना, मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है तो मैग्नेटिक फोर्स होगा। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q V क्रॉस B, ओके, और डिवाइड में M। अब आप देख लीजिए Q बाय M की वैल्यू आपको दे रखी है, V आपको दे रखा है, B आपको दे रखा है, दोनों को क्रॉस करना है, तो आंसर क्या आएगा, Q बाय M की वैल्यू ये रही, लिख देते हैं 4.8 इंटू 10 की पावर 7 इंटू V क्रॉस B करो। अब ये तो आसान है बिल्कुल, देखो एक ही डायरेक्शन है आई कैप, तो आई कैप का आई कैप के साथ तो 0 हो जाएगा, आई कैप क्रॉस जे कैप विल बी के कैप। तो क्या आंसर आएगा 0.9 है ना, 0.9 और 10 की पावर कितना है 5 है, आई कैप क्रॉस जे कैप विल बी के कैप। और ये आप क्या फाइंड कर रहे हो, ये आप फाइंड कर रहे हो एक्सेलरेशन, तो यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ध्यान रखना इसका भी। बस अब आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 10 की पावर इकट्ठा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है, सेम काइनेटिक एनर्जी दे रखी है दोनों की। दोनों कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, मूव करते हैं, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर दे रखी है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब्ड बाय देम। ठीक है, देखो अल्फा और प्रोटॉन, हमसे पूछा है कि अल्फा पार्टिकल की जो रेडियस होगी और प्रोटॉन की जो रेडियस होगी वो आपने बतानी है। देखो बेटा, चाहे अल्फा पार्टिकल है चाहे प्रोटॉन है, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो डेफिनेटली क्या सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। अब वो जो सर्कुलर पाथ होगा उसकी रेडियस पूछी गई है, उनकी रेडियस का रेशियो पूछा गया है। तो रेडियस का फॉर्मूला अभी आपको मैंने बताया था, क्या होता है, कैसे फाइंड करते हो,
इस तरह से बताया था ना, सेंट्रीपिटल फोर्स mv² बाय r इक्वल टू qvb, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख लीजिए v से ये v कैंसिल हो, तो रेडियस का फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, mv बाय qb, इस तरह से mv बाय qb। चलिए लिख देते हैं, देखो यहाँ पे बस जैसे बताया गया ना उसके अकॉर्डिंग लिखते रहो, आपका आंसर हो जाएगा। अल्फा के लिए लिखेंगे वहां पे, देखो मास किसका लिखोगे, अल्फा का, वेलोसिटी किसकी लिखोगे, अल्फा की लिखोगे, वेलोसिटी किसकी लिखोगे, हाँ अल्फा की लिखोगे। एक काम आप कर सकते हो, देखो mv क्या होता है, मोमेंटम होता है ना, mv क्या होता है, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में कुछ रिलेशन होती है, क्या रिलेशन होती है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p² बाय 2m। तो यहां से मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2m के अंडर रूट, ऐसे। तो आप ये लिख दो, ये बेटर रहेगा क्योंकि ये हमको बता रखा है इसमें। देखिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे, आई विल राइट mv की जगह पे मैं लिखूंगा, मोमेंटम है ना, तो मोमेंटम किसके बराबर है, अंडर रूट, ऐसे अंडर रूट 2 मास किसका, अल्फा का, और देखो काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम दे रखी है तो उसको k1 k2 लिखने की जरूरत नहीं। डिवाइड में क्या है, चार्ज, अल्फा का चार्ज, b तो दोनों के लिए सेम है। नीचे प्रोटॉन के लिए ऐसे लिखोगे, अंडर रूट 2 मास किसका, प्रोटॉन का, काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, और ऊपर क्या चला जाएगा भाई, चार्ज किसका, प्रोटॉन का, और b तो सेम है, b से देखो b कैंसिल कर दो, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ चार्ज प्रोटॉन का, नीचे चार्ज अल्फा पार्टिकल का, इनटू, देखो अंडर रूट है, दोनों की जगह क्या आया है, यहाँ पे अंडर रूट आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसको इकट्ठा करके लिख देता हूँ ऐसे, अंडर रूट में 2 से 2 को कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, तो मास किसका, अल्फा का, और नीचे मास किसका, प्रोटॉन का, है ना। आगे चलेंगे, चार्ज प्रोटॉन का, तो E लिख दिया मैंने, अल्फा का चार्ज होता है डबल होता है उससे 2e, अंडर रूट अल्फा का मास 4 गुना होता है प्रोटॉन के मास के, नीचे प्रोटॉन का मास, ये कैंसिल करोगे, क्या आंसर आएगा आपका, तो यहां से देखिए ये यहां से कैंसिल हो रहा है, ऊपर से क्या आएगा, 4 का रूट क्या आएगा, 2, तो 2/2, तो इसका आंसर यानी कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब। तो देखो यहां से तो फिर आंसर 1:1 आएगा, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है आंसर इसका 2:1 बनता है, ठीक है। चलो एक बार दोबारा चेक करो, देखो एक बार इसको, मोमेंटम के लिए 2m k, ठीक है, यहाँ तक मेरे को ठीक लिखा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नीचे q b लिखा है, उसके लिए 2m और ये k, और ऊपर ये ठीक लिखा है। उसके बाद फिर क्यू पी क्यू अल्फा, है ना, ये भी ठीक लिखा है, और इक्वल टू हाँ ठीक है। यहाँ पे फिर आगे लिखा मैंने अंडर रूट में एम अल्फा एम ई, ओके, ई और अल्फा के लिए 2, ठीक है, 2e, चार्ज डबल होता है, मास अल्फा का 4 टाइम्स होता है। यहां से तो फिर आंसर 1:1 ही बन रहा है, गलती की है क्या, an alpha particle and proton of same kinetic energy are in turn allowed to pass through a magnetic field B acting normal to the direction of motion of the particle. Calculate ratio of radii of the circular path described by them. Magnetic force, ठीक है, QVB R equal to mv by b, mv की जगह e जो होता है ना, p²/2m, ठीक है, p की वैल्यू 2m की अंडर रूट। तो मेरे को तो यहाँ से सारी वैल्यूज ठीक ही लग रही हैं, बट मेरे को आंसर में थोड़ा डाउट हो रहा है कि ये 2:1 आता है शायद, ठीक है। आंसर में थोड़ा सा मेरे को डाउट हो रहा है कि आंसर जो है ना वो 2:1 कुछ आता है। तो आप एक काम करना, ये सीबीएसई का क्वेश्चन है 2019 का, स्टेप मैंने आपको बताई दी, मेथड आपको समझ में आ जाऊंगा। एक बार आप आराम से अपने रफ नोटबुक में इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। सोल्व करके मेरे को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताएंगे कि क्या आंसर ये ठीक है या गलत है। अगर 2:1 आता है तो आप मेरे को बताएंगे कि 2:1 आ रहा है, ओके। आप चेक करेंगे इस बारे में। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट देखिए भाई, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई ने 2019 में पूछा था, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो, 2 आइडेंटिकल लूप, 2 लूप आपको दिखाई दे रहे हैं, एक पी है और एक क्यू है।
दोनों की रेडियस कितनी है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर यानी कि मीटर में कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। और उन दोनों के प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी कि देखो जैसे एक लूप ऐसे है और दूसरे वाला लूप क्या है इसके बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर, लेकिन दोनों का सेंटर कॉमन है, एक ही सेंटर है दोनों का, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो कह रहा है सेंटर के ऊपर हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड बताना है। आगे देखो क्या कर रहा है, 5 centimeter are lying in perpendicular plane such that they have a common center as shown in figure. Find the magnitude and direction of net magnetic field at the common center of the two coils if they carry currents equal to 3 ampere and 4 ampere respectively, है ना। यानी कि P के अंदर करंट कितना है 3 एम्पियर और Q के अंदर कितना है 4 एम्पियर, इस तरह से, ठीक है। चलिए देखो, तो मैं क्या करता हूं, देखो ऐसे मान लेते हैं कि P के अंदर करंट कुछ ऐसे जा रहा है और जो Q है, Q के अंदर मान लीजिए ये करंट कैसे जा रहा है, उसके अंदर करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, इस तरह से, ताकि देखो ये हो कि P की वजह से फील्ड जो आएगा सेंटर पे वो ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे इस तरह से, और Q की वजह से जो फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या बन जाएगी, फिर ये बन जाएगी, है ना। तो एक फील्ड तो ये हो गया, ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है, ये किसकी वजह से, P वाले लूप की वजह से, है ना। तो इसको मैं लिख देता हूं बी पी, और एक जो ये है ये मैं लिख देता हूं किसकी वजह से, ये Q की वजह से, बी क्यू। हमसे पूछ रहा है सेंटर के ऊपर टोटल फील्ड कितना होगा, उसकी डायरेक्शन भी पूछी है, ठीक है ना। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों चीजें बतानी है, मैग्नीट्यूड भी बताना है, डायरेक्शन बतानी है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले बीपी और बी क्यू फाइंड करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, वेक्टर सम करेंगे दोनों का, और फिर इसकी डायरेक्शन भी बताएंगे। तो चलिए देख लीजिए, सबसे पहले बीपी, बीपी कितना होगा। अब देखो फॉर्मूला आपको पता है, लूप के सेंटर पे फील्ड कैसे निकालते हो, फॉर्मूला होता है हमारे पास म्यू नोट, ओके, म्यू नोट आई बाय 2r, ये फॉर्मूला होता है, जल्दी से लिखो। अब देखो म्यू नोट आई बाय 2r, तो म्यू नोट की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 7 होती है। करंट कितना है P के अंदर, 3 एम्पियर है, यहाँ पे लिख दिया मैंने 3 2r, r की वैल्यू ये रही, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 विल बी 10 की पावर माइनस का 1। आंसर क्या आ रहा है, बीपी की वैल्यू क्या आएगी, 4 12 और 10 की पावर माइनस का 6, ऊपर जाके प्लस होगा ना, माइनस का 6 टेस्ला, ये आ गया भाई, ठीक है, ये बीपी की वैल्यू आ गई। इसी तरह से माइक्रो लिखना, आप माइक्रो भी लिख सकते हो, 12 माइक्रो टेस्ला, ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद बी क्यू, बी क्यू कितना होगा, बी क्यू किसकी वजह से है, कौन सी, क्यू वाले लूप की वजह से। फॉर्मूला तो सेम लगाओगे, म्यू नोट आई बाय 2r, यहां तक बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ करंट की वैल्यू अलग है, उसमें 4 है, तो कितना हो जाएगा फिर ये 16, बाकी सारा सेम, 16 माइक्रो टेस्ला होगी। अब दोनों को ऐड करना, देखो दोनों को ऐड करोगे तो नेट फील्ड कुछ ना कुछ इधर ऐसे देखने को मिलेगा, नेट फील्ड। तो बेटा नेट फील्ड कैसे लिखोगे, यहाँ पे बी इक्वल टू नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, कैसे लिखोगे, आपको पता है ना फॉर्मूला, आपने 11th क्लास में पढ़ेंगे, वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे लिखो, देखो बीपी का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 बीपी बी क्यू कोस थीटा, लेकिन दोनों फील्ड के बीच में एंगल 90 है तो कोस 90 जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे बीपी का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर, है ना ऐसे। तो बीपी की वैल्यू आप देख लीजिए कितनी है, 12 माइक्रो टेस्ला, है ना। तो इसका स्क्वायर कर दो, 12 माइक्रो टेस्ला इसका स्क्वायर करोगे प्लस 16 माइक्रो टेस्ला इसका भी क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। तो जो कॉमन आता है उसको कॉमन ले लीजिए, कॉमन कितना आएगा देखो इसमें, देखो माइक्रो का भी स्क्वायर है ना, तो माइक्रो माइक्रो, एक माइक्रो भी कॉमन आएगा, तो 4 माइक्रो कॉमन आ रहा है, कितना कॉमन आएगा 4 माइक्रो, और उसका देखो स्क्वायर भी है, तो 4 माइक्रो का स्क्वायर कॉमन आएगा, और रूट से बाहर आएगा तो क्या बचेगा 4 माइक्रो, रूट से बाहर आएगा तो 4 माइक्रो, और अंदर क्या बचेगा रूट में, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 4, सॉरी 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, 25 का रूट विल बी 5, आंसर कितना आएगा आपका, आंसर बनेगा आपका 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ओके। या फिर आप लिख सकते हो क्या 2 इंटू और 10 की पावर, और तो नहीं है ना कुछ, एक मिनट हो जाए, एक मिनट हो गई, 12 और हाँ पाई छोड़ गया भाई, देखो इसमें पाई भी आएगा बेटा यहाँ पे, तो 12 पाई माइक्रो टेस्ला, इसमें आ गया 16 पाई माइक्रो टेस्ला, ठीक है। तो पाई का स्क्वायर यहाँ पे भी पाई का स्क्वायर, तो बाहर एक पाई भी साथ में देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पाई, साथ में पाई मल्टीप्लाई में है, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा आपको, देखो इधर मैं लिख देता हूँ 20
पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 इंटू 10 की पावर कितना है -6 है। तो ये आपका बनेगा 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6.28 इंटू 10 की पावर, ये 0 है ना, तो यहाँ पे -5 और टेस्ला, ये आपका आंसर है। ठीक है, दिस इज द आंसर। अब मैग्नीट्यूड हमने बता दिया, डायरेक्शन कैसे बताओगे? देखो डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, जैसे डायरेक्शन के लिए देखो, देखिए डायरेक्शन के लिए मैं क्या करता हूँ, यहां से देखिए अगर मैं ये मान लेता हूँ कि ये वाला एंगल जो है ना थीटा है, और ये कोई डायरेक्शन आप मान लीजिए एक्स एक्सिस है, एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन क्या बनेगी, एक्स एक्सिस के साथ नेट फील्ड कितना एंगल बना रहा है उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टेन थीटा फाइंड कर लेते हैं। टेन थीटा क्या होता है आपको पता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहां से देखिए अगर मैं इसकी नेमिंग कर दूं, ये ओ पॉइंट है, ये आपका ए मान लीजिए, ये आपका बी मान लीजिए, तो टेन थीटा क्या होगा फिर ए बी बाय ओ बी। ओके, और ए बी जो है वो किसका डायमेंशन देगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी, यानी कि बीपी, बीपी, और नीचे वाले में क्या आएगा फिर ओपी जो है वो किसका डायमेंशन दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू विच लूप, क्यू लूप। ओके, तो इसको मैं लिखूंगा बी क्यू। अब देखो बीपी और बी क्यू के फॉर्मूले आपने यहाँ पे देखे थे, फॉर्मूला आप दोनों में यही लगाओगे ना, म्यू नॉट बाय 2r, दोनों में कॉमन होगा वो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ करंट आपको दिखाई दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पे लिखूंगा करंट इन लूप पी बाय करंट इन लूप क्यू। पी लूप के अंदर करंट कितना है 3, और क्यू वाले लूप में करंट कितना है 4। तो यहां से थीटा जो आपको मिलेगा, थीटा कितना होगा 10 इनवर्स 3/4, ये है आपका थीटा। इस तरह से आप फाइंड करोगे। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा है, देखो 28 में पूछा है ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर सर्कुलर कोयल कैरिंग करंट। एक सर्कुलर कोयल है, इसमें मान लीजिए करंट कुछ ऐसे चल रहा है, तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, राइट हैंड थंब रूल लगा के 10th क्लास में भी किया होगा, आप कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर इसने क्या किया, दो लूप इस तरह से बनाए, एक लूप ये बना दिया और एक ये लूप बनाया ऐसे, और इस लूप का इस तरह से एक्सियल लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये एक्सियल लाइन है ऐसे, और फिर क्या किया, एक लूप ऐसे नीचे बनाया इधर, ये एक लूप ऐसे बनाया, ठीक है, और इस लूप की एक्सियल लाइन ये रही, ठीक है, इस तरह से ये एक्सियल लाइन ऐसे दिख रही होगी। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, दोनों की एक्सियल लाइन जहाँ पे मिल रही है, ये पॉइंट, इसको मान लीजिए पी, तो कह रहा है कि पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताइए। दो लूप है, ये एक्स है और ये वाई है, दोनों में करंट, इसमें आई और इसमें भी ऐसे आई करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से। तो पी पॉइंट पे क्या पूछा है, फील्ड की स्ट्रेंथ पूछी है, कैसे फाइंड करोगे, अभी क्वेश्चन करके आए बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। कैसे, देखो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखो इस लूप की वजह से अगर मैं थंब रूल अप्लाई करके देखता हूं, तो पी पॉइंट पर जो फील्ड होगा वो कुछ इधर देखने को मिलेगा, उसको मैं नेमिंग कर देता हूं बी एक्स। इस लूप की वजह से अगर मैं थंब रूल अप्लाई करता हूं, तो पी पॉइंट पे फील्ड मेरे को इधर देखने को मिलेगा, उसकी नेमिंग करता हूं मैं बी वाई। पहले मैं बी एक्स फाइंड करूंगा, फिर मैं बी वाई फाइंड करूंगा, फिर दोनों का रिजल्टेंट कुछ इधर मिलेगा, उसको फाइंड करूंगा, नेट फील्ड आपका इधर देखने को मिलेगा। बिल्कुल सेम मेथड है, एक बार बता देता हूं बी एक्स कैसे निकलेगा, बी एक्स इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता है म्यू नोट, सॉरी 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 सॉरी, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा इसमें, एक बार देखो, एक बार देखो, एक्चुअली यहाँ पे हम क्या करें, अब लूप के सेंटर पे फील्ड नहीं फाइंड कर रहे, अब हम फाइंड कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन। कोई पॉइंट है और वो पॉइंट कहां पे है, लूप की एक्सियल लाइन के ऊपर है, तो फॉर्मूला कौन सा बनेगा, देखो ये एक चीज मैं आपको बता देता हूं, नोट करके लिख लो, सीबीएसई ने ये पूछा था पहले क्वेश्चन, डिराइव ऐसे, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ करंट कैरिंग लूप। ये सीबीएसई ने पूछा था क्वेश्चन इस तरह का, तो आप इसको, मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, लेकिन आप इसको डिराइव करके भी जरूर देख लेना। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, बी इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई टू
पाई, एक मिनट, म्यू नॉट आई, और इसके रेडियस जो है ना, देखो दोनों की रेडियस भी सेम है, दोनों की रेडियस आर है, तो दोनों में क्या करेंगे, आर का स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा यहाँ पे देखो 2, और यहाँ पे आएगा ये जो दूरी है ना, देखो इसके सेंटर से ये पी की दूरी, इसके सेंटर से पी की दूरी, ये दूरी भी बराबर है, ये दे रखी है ना एक्स, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और पूरे की पावर आती है यहाँ पे 3/2, पूरे की पावर कितनी आती है 3/2। आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो अगर मैं यहाँ पे देखो ये वाला फॉर्मूला लगा के अगर मैं एक्स वाले लूप की वजह से बी एक्स फाइंड करूंगा तो क्या मेरे को क्या वैल्यू मिलेगी, तो देखिए लिख देते हैं यहाँ पे म्यू नोट, करंट तो वही है आई, है ना, आर का स्क्वायर है, तो बिल्कुल सारी वैल्यू सेम सेम, जैसा ये मैंने लिखा ना यही वैल्यू बी एक्स की होगी, बी वाई की वजह से क्या होगा, अगेन सेम वैल्यू, यानी कि बी एक्स और बी वाई दोनों का मैग्नीट्यूड तो हमको पता लग गया बराबर होगा, सिमेट्री आपको दिखाई देगी, तो b कितना होगा, अब देखो दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो b कैसे लिखोगे, b विल बी इक्वल टू बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर, दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसका क्या करोगे, ये जो है ना इसका डबल हो जाएगा, इसका स्क्वायर, और यहाँ पर भी इसका स्क्वायर करोगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, रूट से बाहर लिखोगे तो यही बचेगा, और 2 का हो जाएगा रूट, तो अल्टीमेटली आपका आंसर ये आएगा b इक्वल टू √2, और बस ये लिख दो यहाँ पे म्यू नोट आई आर स्क्वायर बाय 2, ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पूरे की पावर 3/2, बस ये आंसर आएगा, ठीक है। बस सिमेट्री से क्वेश्चन देखो बिल्कुल आसान हो जाएगा, अदरवाइज तो थोड़ा हो सकता है टाइम लग जाता है इसमें, बट सिमेट्री है, और सारे दोनों में करंट भी सेम है, दोनों की रेडियस भी सेम है, पी पॉइंट की दूरी दोनों से सेम है, तो उसकी वजह से क्वेश्चन ये आसान हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कब पूछा गया था, 2017 में क्वेश्चन ये पूछा गया था, ओके 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, टू थिन लॉन्ग पैरेलल वायर ए एंड बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर, दो वायर हैं ए और बी, ये ए है और ये बी है, दोनों के बीच की दूरी कह रहा है कि आर है, ठीक है भाई, कैरी करंट आई ईच इन द सेम डायरेक्शन, दोनों में करंट चल रहा है, इसमें भी आई है और इसमें भी क्या है आई है, ठीक है। द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्सर्टेड बाय ए ऑन वायर बी, ए की वजह से बी के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, लेकिन फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है, तो पहले फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, क्या फॉर्मूला था, आई एल बी, यही फॉर्मूला लगाते हैं, आई एल बी। पूछ रहा है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ विल बी, ये कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा आई इंटू बी, बस। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है, क्या पूछा इसने, द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्सर्टेड बाय ए ऑन वायर बी, तो वायर बी के ऊपर ए की वजह से जो फोर्स होगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे इस तरह से, तो अब लिखिए वायर बी के अंदर करंट कितना है, आई है, आई ही बोला इसने, और बी के जहां पर वायर बी है वहां पर ए की वजह से फील्ड कितना है, वो वैल्यू अभी हम फाइंड करेंगे, लेकिन डायरेक्शन तो बता ही सकते हैं ना, राइट हैंड थंब रूल लगा के, ए के अंदर करंट अगर ऐसे है तो बी के ऊपर जहां पर वायर बी है वहां पर फील्ड किधर है, अंदर की तरफ एंटर कर रहा है ना, यानी कि बी के पास फील्ड जो है वो कुछ ऐसे है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड एंड इनवर्ड, उसकी वैल्यू हमको चाहिए, तो वैल्यू अब देखो लिख देते हैं, बी की अलग से यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बी की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो यहाँ पे वायर्स की कोई लेंथ वगैरह तो दे नहीं रखी, तो मैं क्या करूंगा, इनफाइनाइट वाला केस ले लेता हूँ, म्यू नोट और यहाँ पे क्या लिखेंगे, म्यू नोट बाय 4 पाई, और इधर क्या आएगा 2i बाय आर, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो इस वाला फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से चलो डायरेक्टली पुट करना, वैल्यू तो दे नहीं रखी, पुट कर दो यहाँ पे, देखो म्यू नोट बाय 4 पाई, यहाँ पे आएगा 2i बाय आर, ठीक है, मैच कर लीजिए, 2 से ये कैंसिल कर दो, 2 आएगा, यानी कि म्यू नोट आई स्क्वायर बाय 2 पाई आर, म्यू नोट आई स्क्वायर बाय 2 पाई आर, और अट्रैक्ट, अच्छा एक चीज और बतानी, देखो मैग्नीट्यूड तो हमने बता दिया, फोर्स कितना होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ विल बी म्यू नोट आई स्क्वायर बाय 2 पाई आर, फोर्स तो इतना होगा, मैग्नीट्यूड तो इतना होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ हमने बता दिया, ठीक है, यानी कि आपका आंसर या तो ये हो सकता है, आपका आंसर जो है या तो ये होगा या फिर ये होगा, है ना, आंसर बी या फिर सी होगा, लेकिन आप देखना कि रिपल्सिव होगा कि अट्रैक्टिव होगा,
आप याद रखोगे जब दोनों वायर में सेम करंट फ्लो करता है, सॉरी दोनों वायर में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो फोर्स देखिए, अब आप देखो वायर आपको दिखाई दे रही है, फील्ड की डायरेक्शन आपको पता लगी, फ्लेमिंग का रूल लगाओ, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फील्ड अंदर की तरफ और करंट ऊपर, व्हाट विल हैपन, ये वायर, इस वायर के ऊपर जो फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, वो किधर लगेगा भाई, इस वायर की तरफ, ए की तरफ लगेगा, यानी कि इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा, एफ इधर लगेगा, तो रिपल्सिव तो हो नहीं सकता, क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, ये टू लॉन्ग पैरेलल वायर, अगेन देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन, उसी तरह का क्वेश्चन है, 2 मीटर की दूरी पे रखी है, दोनों में 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, सेम डायरेक्शन में है, फोर्स पूछ लिया, फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछी है, तो अगेन आप क्या करोगे, यही वाला मेथड, आप यही वाला फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है ना, यही वाला फॉर्मूला लगाओगे, क्या, फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए म्यू नोट आई स्क्वायर बाय 2 पाई आर, ठीक है, यही लिखा ना देखिए आपने, म्यू नोट आई स्क्वायर बाय 2 पाई आर, ठीक है, म्यू नोट आई स्क्वायर बाय 2 पाई आर, ठीक है, तो बस आपको वैल्यू पुट कर लो, आर की वैल्यू देखिए 2 मीटर, करंट की वैल्यू देखिए 3, बाकी सारी वैल्यू कांस्टेंट है पता है, ठीक है ना, कैसे करोगे देखो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, म्यू नोट बाय 4 पाई अगर मैं मान लेता हूँ, देखो म्यू नोट बाय, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4 पाई, तो ऊपर लिखना पड़ेगा मेरे को 2 आई स्क्वायर बाय आर, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर माइनस का 7 होती है, 2, करंट कितना है 3 एम्पियर, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, आर कितना है 2 है, ये कैंसिल हुआ, आंसर क्या रहा आपका 9 इंटू 10 की पावर माइनस का, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 7, यूनिट ध्यान देना न्यूटन पर मीटर आएगी, क्या आएगी, न्यूटन पर मीटर, क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है, और दोनों में एक ही डायरेक्शन में करंट है, तो रिपल्सिव तो होगा नहीं, होगा क्या, अट्रैक्टिव, तो अच्छा इसमें तो वैल्यू अलग दे रखी है, देखो भाई आपका आंसर तो यही आएगा, 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 आया ना, न्यूटन पर मीटर, ठीक है, लेकिन ये रिपल्सिव की जगह आएगा अट्रैक्टिव, गलती से लिखा शायद ये अट्रैक्टिव, ओके, इस तरह से ये आपका आंसर बनेगा। क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई 2023 के, ये जो सारे के सारे क्वेश्चन है आपको सिर्फ पीवाईक्यू करवाए जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में इनमें से कोई क्वेश्चन या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ आर शेप्ड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर लूप एंड सर्कुलर लूप, 2 वायर है, दोनों की लेंथ बराबर है, यानी कि दोनों का जो टोटल लेंथ है वो सेम है, उनको हमने अलग अलग फॉर्म में, एक को बना दिया क्या, एक को सर्कल बना दिया और एक वायर को स्क्वायर की फॉर्म में बना दिया, बोथ लूप्स आर सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, ठीक है, प्रूव दैट फॉर द सेम करंट द सर्कुलर लूप विल एक्सपीरियंस लार्जर टॉर्क, कह रहा है कि अगर दोनों में करंट भी सेम फ्लो करवाएं, इसमें भी आई करंट और इसमें भी आई करंट, तो कौन से के ऊपर टॉर्क ज्यादा लगेगा, बता ही रखा है इसने कि जो सर्कुलर है उसके ऊपर टॉर्क ज्यादा लगेगा, तो देखो बेटा टॉर्क का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, ओके, अगर बाकी की चीजें सारी सेम मान ले, ये भी सेम, बी की वैल्यू भी सेम, ओरिएंटेशन भी सेम, तो एक ही चीज है जो दोनों को अलग कर रही है, वो है एरिया। अब आप देख लीजिए सर्कल का एरिया ज्यादा होता है कि स्क्वायर का एरिया ज्यादा होता है, तो सर्कल का जो एरिया है वो हमेशा क्या होगा, स्क्वायर के एरिया से क्या होगा, ज्यादा होता है, ठीक है, आप करके देख लेना, ये बताने की जरूरत नहीं है कि सर्कल का एरिया क्यों ज्यादा होता है, सर्कल का एरिया कैसे लिखोगे आप, पाई आर स्क्वायर ऐसे लिखोगे ना। अब अगर आपने स्क्वायर लूप बना दिया, इस तरह से आपने स्क्वायर लूप बनाया है, तो बना किससे है, टोटल लेंथ तो वही है, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी थी 2 पाई आर, और इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, साइड मान लीजिए अगर इसकी ए है तो टोटल लेंथ कितनी होगी इसकी 4 इंटू ए, 4 इंटू ए, तो यहां से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, 2 पाई आर इक्वल टू 4 ए की वैल्यू क्या आएगी पाई बाई 2, एक मिनट, ए की जो वैल्यू आएगी ना वो क्या आएगी आपकी यहाँ पे पाई बाई 2 आर, ए की वैल्यू क्या आएगी पाई बाई 2 आर, तो अगर मैं यहाँ पे एरिया की बात करूं, सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और लूप का एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है पाई आर बाई 2, स्क्वायर करो क्या बनेगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 4, तो ये है भाई, ये आपके सर्कल का एरिया है, ये आपके स्क्वायर का एरिया है, कंपेयर कर लो, दोनों को कंपेयर कर लो, आपको पता लग जाएगा कि सर्कल का जो एरिया है वो ज्यादा किसे, स्क्वायर के एरिया से, ठीक है, बस यही था, ये एक ही फैक्टर था, ये एक ही फैक्टर जो डिसाइड करेगा कि हाँ भाई
क्या होगा यहाँ पे, टॉर्क किसके ऊपर ज्यादा लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनोमीटर जो होता है आपको पता है गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है। बेसिकली गैल्वेनोमीटर का जो काम है वो है करंट के डिटेक्शन का काम। ओके, ये आप याद रखोगे अच्छे से। जो गैल्वेनोमीटर आपने देखा होगा अपने स्कूल में अपने फिजिक्स लैब के अंदर, गैल्वेनोमीटर का जो काम है वो है बेसिकली करंट के डिटेक्शन का, कि कोई सर्किट है, सर्किट के अंदर क्या वहां पे कोई करंट प्रेजेंट है कि नहीं। बहुत स्मॉल करंट ये हमको बता सकता है। आगे क्या करा है, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, उसको आप वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो देखो बेटा याद रखोगे, गैल्वेनोमीटर के साथ अगर हम सीरीज में एक हाई रजिस्टर यानी कि एक रजिस्टर लगा दें जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होगी, अगर सीरीज में जोड़ देते हैं तो वो क्या बना देगा आपके लिए, ये क्या बन जाएगा फिर आपके लिए, एक वोल्टमीटर की तरह काम करेगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन 2019 में पूछा था सीबीएसई ने, तो गैल्वेनोमीटर का टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका सीबीएसई के लिए, अच्छे से इसको आपने पढ़ना है। अच्छा देखो ये क्वेश्चन है, अगेन ये भी क्वेश्चन आपका गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड है। पूछा है कि गैल्वेनोमीटर के अंदर द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल इज रिलेटेड टू करंट। जो टॉर्क लगता है गैल्वेनोमीटर की कॉइल के ऊपर और जो करंट होता है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन 2023 में सीबीएसई ने पूछा था। तो बेटा टॉर्क के लिए देखो फॉर्मूला जो हम अप्लाई करते हैं, एन आई ए बी साइन थीटा। गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल है उसके ऊपर इतना टॉर्क लगेगा, इतना। तो टॉर्क में और करंट में क्या रिलेशन दिखाई दे रही है आपको, आप बोल सकते हैं टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। आगे चलेंगे, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। देखो क्या कर रहा है, ध्यान से देखना। व्हेन रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग स्टेडी करंट इज डबल्ड, इट्स मैग्नेटिक मोमेंट बिकम्स 4 टाइम। देखो सर्कुलर लूप के लिए आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं ना, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं हम, आई इंटू ए। अगर नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह एक 1 मान लें हम, ठीक है। करंट इंटू एरिया करेंगे। अगर व्हेन रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट स्टेडी करंट, अगर उसको रेडियस को डबल करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। आप देख सकते हैं एरिया क्या होता है सर्कुलर लूप का, देखा ना सर्कुलर लूप। तो सर्कुलर लूप का एरिया पाई आर स्क्वायर। आर को डबल करोगे तो ऑब्वियसली बिल्कुल सही कह रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा 4 गुना हो जाएगा। सही है बात। ये रीजन लिखा है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग स्टेडी करंट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। अभी वही तो हमने बताया था कि मैग्नेटिक मोमेंट किसके प्रोपोर्शनल है, एरिया के। तो रीजन भी वही कह रहा है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी बिल्कुल सही है, रीजन उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आपका ऑप्शन, आप वहां पे आपको ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन होते हैं। तो मोस्टली ऑप्शन नंबर ए के अंदर मेंशन होता है कि व्हेन असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज ऑल्सो करेक्ट एंड रीजन इज एक्सप्लेनिंग द स्टेटमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप देख भी लेना एक बार उसमें, ठीक है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये हो जाएगा आपका, क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई ने 2023। चलिए आगे देखिए। अब ये कुछ क्वेश्चन आपके मैग्नेटिक मटेरियल से। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक साथ मैंने डाल दिए 2 क्वेश्चन, सीबीएसई 2023 में पूछे गए थे, ये भी और ये भी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। देखो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है, जब आप उसको मैग्नेट के नॉर्थ पोल के नजदीक लेके आओगे, साउथ पोल के नजदीक लेके आओगे तो क्या होगा। देखो आप याद रखोगे, जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, क्या होते हैं, जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे आपको पता होगा जो मटेरियल है, अगर हम मटेरियल का क्लासिफिकेशन करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर, तो कैसे करते हैं, जैसे पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो ये जो डायामैग्नेटिक होते हैं, ये फील्ड के अंदर अगर आप इनको रखोगे तो ये फील्ड को रिपेल करते हैं, या फिर आप बोलोगे कि फील्ड से दूर भागते हैं। तो क्या कह रहा है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस इज ब्रॉट नियर टू नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट, इट विल क्या करेगा, ये रिपेल्ड बाय बोथ द पोल्स। दोनों के दोनों पोल क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे। बिल्कुल सही है, रिपेल करेंगे। अट्रैक्ट तो नहीं करेंगे, रिपेल्ड बाय नॉर्थ और अट्रैक्ट ऐसा नहीं होगा, दोनों में एक ही होगा। अट्रैक्टेड बाय नॉर्थ पोल एंड रिपेल्ड, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। देखो एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि ये जो यहाँ पे जो स्पेसिमेन रखा हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपने ऐसे रख दिया फील्ड के अंदर, और फील्ड क्या कर रहा है, इसको क्रॉस नहीं कर रहा, बल्कि इसको छोड़ के दूर दूर भाग रहा है। आप देख सकते हैं दूर जा रहा है फील्ड। तो ये क्या हो सकता है, अभी आपको बताया कि डायमैग्नेटिक होते हैं ऐसे। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो फील्ड को क्या करते हैं, दूर धकेलते हैं, दूर भगाते हैं। तो फिर ये पूछा कि ये ऑप्शन बताओ कौन सा होगा, कॉपर होगा, आयरन होगा, सोडियम होगा, एल्यूमिनियम होगा। इनमें से आपने देखना डायमैग्नेटिक कौन सा है। तो आप सभी को पता होगा कि जो कॉपर है
ये किसका एग्जांपल है, ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जांपल है। तो ये जो स्पेसिमेन है ये क्या हो जाएगा आपका, ये कॉपर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 के अंदर। चलिए, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चन आपके काम आएंगे। सीबीएसई का आपका पेपर आने वाला है, अगले महीने फरवरी में होगा। ठीक है, और अच्छे से आपने तैयारी करनी है। सबसे बेस्ट तरीका होता है सीबीएसई का फिजिक्स के पेपर की तैयारी करने का। जितने हो सके मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, मॉडल सैंपल पेपर आपके पास होंगे, वहां से आप प्रैक्टिस करो। और जो आपको वीडियो यहाँ पे अवेलेबल हो रही है फिजिक्स फ्रेम क्लासेस के ऊपर, जैसे मैंने पहले भी वीडियो देखो, अब ये यूनिट नंबर 3 का वीडियो था, इससे पहले यूनिट 1 का वीडियो भी डल चुका है, यूनिट नंबर 2 का वीडियो भी डल चुका है, जिसमें मैंने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं। आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से देखने हैं। अगर आप इन वीडियो को भी अच्छे से देख के जाएंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। और लाइक करें वीडियो को, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर करें। थैंक यू।